तो दोस्त, शॉर्ट इज टारगेट का जो मैंने क्लास लिया था उसका आज दूसरा दिन है और आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा में पूछे जाने वाले हिस्ट्री के बारे में। वह हिस्ट्री का उन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे जो कि उच्च लेवल का होता है, थोड़ा सा टफ होता है उसके बारे में, क्योंकि छोटे छोटे सवाल जैसे नॉर्मल सवाल जो होते हैं वो हर किसी को आता है। हम लोग का जो बात फंसता है वो कहाँ पे, जो बड़ी बड़ी सवालें होते हैं जो घुमा फिरा के होते हैं उस पर। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आज का सवाल रहेगा कि किसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार जो है राजस्व एकत्र करने के लिए एकाधिकार की उच्चतम बोली लगाने वाले को जो कि 5 साल की अवधि के लिए दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी या रॉबर्ट क्लाइव। तो कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग्स है ना, वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 27वां पे। कहता है कि 1793 ईस्वी में जब बंगाल में स्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? 1793 ईस्वी में जब बंगाल में स्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उस समय गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस, चार्ल्स विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड रिपन। कौन हो जाएगा? तो उस समय देखो लॉर्ड माउंटबेटन तो सबसे लास्ट में आया है। हाँ, कॉर्नवालिस हो सकता है। नहीं, कौन हो सकता है? कॉर्नवालिस हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथनिक है कि बंगाल में की जो एशियाटिक सोसाइटी के जो स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ था और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में जो उत्तर विभक्त किए थे उसके दस्ता का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया गया था। कहने का मतलब है कि जो बंगाल जैसे कि वारेन हेस्टिंग जो थे उन्होंने इसका जो श्रेय है खुद पे नहीं लिया था, उस जो है विभक्त कर दिया था, सर विलियम को दे दिया था। ठीक है, उसका कारण क्या था? तो कारण इसमें है कि वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान था, परिचय विद्या था, जो प्रख्यात समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो बात तो सही है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए और आर है ना, ए और आर दोनों क्या सही है, परंतु ए आर का सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है ना उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला है ना लिए गए थे? तो वह कौन सी राज्य था जो कि है ना, तो हो जाएगा कौन सी राज्य? कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा? कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं कि राजस्व प्रशासन क्या न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए जो है प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए जो है प्रशासनिक संहिता है ना किसने लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस कोड है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी लाया था? कॉर्नवालिस कोड लाने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के किस न्यायिक योजना के अंतर्गत जो है कोर्ट ऑफ सर्किट है ना, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का अगर हम कार्यकाल की बात करें तो लगभग 1790 के आसपास में हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा है ना। 31 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो न्यायिक कोड 1793 न्यायिक योजना के अंतर्गत आया था। नाम था कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित किया था किसने? कॉर्नवालिस ने। कब किया? 1793 में। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके
बाह्य और आंतरिक खतरों में जो भारतीय रियासतों को सुरक्षा करने के लिए जो जिम्मेदार हुआ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो वो जो हो जाएगा तुम्हारा कौन हो जाएंगे, बेलेजली। कौन हो जाएंगे, बेलेजली। बेलेजली है ना, किसके द्वारा, बेलेजली। यानी कि जो सहायक संधि का जो देने वाला था कौन हो जाएगा, बेलेजली। सहायक संधि किसने लाया था, बेलेजली ने लाया था। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। आगे कि 1798 ईस्वी में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल है ना, गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया। 1798 ईस्वी में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली? क्या बोल रहे हैं, कोलकाता में अपनी विशाल महल गवर्नमेंट हाउस है ना, गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किसने करवाया था, तो वेलेस्ली। कौन हो जाएगा, वेलेस्ली। वेलेस्ली ने कब, 1798 की बात कर रहा है, कौन हो जाएगा, वेलेस्ली हो जाएगा। वेलेस्ली, वेलेस्ली हो जाएगा। ठीक है, ओके। वेलेस्ली के शासन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। वेलेस्ली जो है, वेलेस्ली जो के शासन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। वेलेस्ली के शासन जो 6 वर्षों में कंपनी को कुल जो है व्यय का 72% हिस्सा सेना के लिए था। वेलेस्ली के पास शासनिक उपाय कंपनी के मामलों तक सीमित थे, इनका प्रयोग भारतीय शासक परिवारों का नहीं, ये तो गलत है। क्या हो जाएगा सही हमारा, एक हो जाएगा, है ना, यानी कि केवल ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम इनमें से किस गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित किया गया था? द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम इनमें से किस गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित किया गया था? तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रिचर्ड वेलेस्ली या विलियम बेंटिक। द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम का संस्थापक कौन हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, फोर्ट विलियम, बेंटिक। बेंटिक हो जाएगा, सॉरी, ये तुम्हारा हो जाएगा वेलेस्ली हो जाएगा, वेलेस्ली। है ना, द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम इनमें से किस वो ने स्थापित किया था, वेलेस्ली ने, वेलेस्ली द्वारा, वेलेस्ली। ठीक है, आते हैं आगे सवाल में। कह रहा है कि से 1813 से लेकर 1823, 1813 से 1823 के जो काल में जो सर्वोच्चता और की एक नई नीति शुरू की गई थी, जिसमें कंपनी की दावा किया कि अधिकार सर्वोपरि और सर्वोच्च था, इसके लिए भारतीय शक्ति राज्यों की तुलना में अधिक थी। यानी कि भारतीय राज्य की तुलना में जो है कंपनी क्या हो गया, अधिक शक्तिशाली रहेगा। तो ये कौन हो जाएंगे, जो 1813 से 23 तक, 1813 से 23 तक। मूल सवाल ये कि 1823 से 30 तक किसका काल था, है ना, जिन्होंने जो है कि कंपनी का एकाधिकार को राज्य के एकाधिकार से अधिक तुलना दिया था। तो वो हो जाएगा तुम्हारा हेस्टिंग। कौन हो जाएगा, हेस्टिंग। हेस्टिंग 1813 से लेकर के 1823 तक, 1813 से लेकर के 1823 तक कौन हो जाएगा, हेस्टिंग हो जाएगा। 1813 से लेकर के 23 तक कौन, हेस्टिंग। अठारह सौ 9 ईस्वी में लॉर्ड महाराणा रंजीत सिंह, है ना, महाराणा रंजीत सिंह के साथ जो अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि बोलेगा तो 1809 किसके समय, राणा रंजीत सिंह थे। अंग्रेज की तरफ से कौन से, ये सवाल है तुम्हारा। क्या माइकल जॉन, विलियम बेंटिक, जेम्स हेरोल्ड, चार्ल्स मेडकॉक? कौन हो जाएगा, चार्ल्स मेडकॉक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चार्ल्स मेडकॉक, है ना, चार्ल्स मेडकॉक हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था? तो सिंध पे विजय किसने, एलन द्वारा, एलन सिंध पे विजय प्राप्त किया था किसके, एलन। निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय, है ना, किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है?
निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता है? तो भाई देखो, इसमें तो सत्तारा नहीं होगा, पंजाब ये भी नहीं होगा, तो या तो मसूर हो सकता है या तो बंगाल हो सकता है। ज़्यादा होगा, हम चाहेंगे तो बंगाल की तरफ भी जाएंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 40 है कि 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुग़ल बादशाह होंगे और उसके बाद का जितना भी वंशज है वो बादशाह के रूप में नहीं बल्कि इसके रूप में राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी, है ना। तो कब की बात है? 1856। इसके समय कार्यकाल किसका था? कैनिंग का था। किसका था? कैनिंग का, है ना। 1857 का जो क्रांति हुआ था किसका हुआ था? कैनिंग के द्वारा। और पहला भारत का जो वायसराय बना था तो कौन बना था? कैनिंग ही बना था। यानी कि जो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के प्रांतीय वित्तीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने के लिए पहला कदम उठाया और 1870 ईस्वी में में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किया था? फिर चाहते हैं, ब्रिटिश भारत में के निम्नलिखित में से किस वायसराय के प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने के लिए पहला कदम उठाया और 1870 ईस्वी में भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किया? 1870 की बात है। ओके, वायसराय के प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग किया, प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग किया, है ना। 1870 के बाद है प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग किया। कौन सा वायसराय हो जाएगा? तो लॉर्ड मेयो हो जाएगा। कौन? लॉर्ड मेयो हो जाएगा, है ना, लॉर्ड मेयो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा कि भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुआ था? ओ भैया 1800 कितने 1800 पहला जो जनगणना हुआ था 1872 और नियमित जनगणना की बात करेगा तो 1881। यानी कि जो पहला जनगणना का बोला तो लॉर्ड 1872 में कौन था? लॉर्ड मेयो था। आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाया था? ना, अफगान के प्रति कौन सी जो आक्रामक नीति था किस वायसराय ने अपनाया था? तो अफगान के प्रति हो जाएगा कौन सा? मेयो, लिटन हो जाएगा। लिटन सही है, लिटन हो जाएगा, राइट। कौन हो जाएगा? लिटन ही था जो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति को अपनाया था। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखी ना? कविता लिखा था। कौन सा गवर्नर जनरल था जो कविता लिखा जिसका नाम था ओवन मेरिडिथ? डलहौजी, रिपन, लिटन या लॉर्ड कैनिंग? कौन हो जाएगा? लिटन हो जाएगा, है ना। गवर्नर जनरल जो ओवन मेरिडिथ नाम से कविताएं लिखा था वो था लिटन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया था? स्थानीय स्तर पर जनता के लिए राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया था? स्थानीय प्रशासन क्या पूछ रहा है? स्थानीय स्वशासन कौन लाया था राजनीतिक शिक्षा के लिए, है ना। स्थानीय स्वशासन कौन लिया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन? कौन हो जाएगा? हमारा हो जाएगा
लॉर्ड रिपन हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही जो है स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव लाया गया था, राजनीतिक शिक्षा जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन नियुक्त किया था? तो रिपन हो जाएगा। कौन सा? रिपन। 1882 में कौन था? रिपन था, है ना। और इन्हीं के कार्यकाल में जो नियमित जनगणना बोलेगा, कौन नियमित ढंग से 10 वर्षीय जनगणना की बात करेगा तो लॉर्ड रिपन ही होते हैं। सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? सीपी इल्बर्ट जो है निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? सीपी इल्बर्ट जो है निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य हो जाएंगे? लिटन, कॉर्नवालिस, रिपन या कर्जन? कौन हो जाएगा? तो रिपन हो जाएगा। रिपन है ना। कौन? रिपन के ना। जो सीपी इल्बर्ट की बात करेगा तो किसके समय? रिपन के समय। सीपी इल्बर्ट रिपन के टाइम में। आगे कि निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक, है ना, किसने कांग्रेस को अधिक अल्पसंख्यक लोगों को प्रेरित करने वाला कहकर उपहास उड़ाया था? तो डफरिन हो जाएगा। डफरिन, है ना। 1885 कांग्रेस का 1850 में कांग्रेस में क्या हुआ था? हम द्वारा उद्घाटन हुआ था और जो उसमें समय जो था कौन था? डफरिन ही था। कौन था? डफरिन था। जिस वायसराय ने जो है ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली है वह थी? जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली है वह थी? वह कौन था? एलनब्रो, ऑकलैंड, लिटन या कर्जन? ऐतिहासिक स्मारक को बोला था कि क्या करो, फिर से रिपेयर किया जाए, टेंटिंग बेंटिंग किया जाए, है ना। वो हमारा हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा कर्जन ने बोला था। कर्जन, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो कर्जन ने ही कहा था कि जैसे ऐतिहासिक जितना भी ऐतिहासिक स्मारक है उसको जीर्णोद्धार किया जाए, संरक्षण किया जाए, तो वो था लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन। आते हैं आगे नेक्स्ट सवाल 50वां कि साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा लिखित में से किसकी स्थापना किया गया था? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इंपीरियल कैडेट कॉर्पस, पोर्टफोलियो सिस्टम या सेल्फ लोकल गवर्नेंस? कौन सा होगा भाई? सी हो जाएगा ना, पोर्टफोलियो सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1902 किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन का स्थापना हुई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड जेम्स फोर्ड? कौन हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन का गठन किस वायसराय का? उसमें वायसराय कौन था? तो तुम्हारा डफरिन नहीं था। इरविन तो तुम्हारा हो जाएगा 30 के टाइम में, नहीं होगा। अब हो जाएगा कर्जन या हार्डिंग। इसके बाद तो मोटिंग हो जाता है। कौन हो जाएगा? हार्डिंग हो जाएगा। हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था उस समय ना, जब क्या बोलते हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में हार्डिंग हो जाएगा हमारा।
आते हैं 53 नंबर पर। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय किसके द्वारा सिफारिश पर पारित किया गया था? तो हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड योजना जो है मॉन्टेग्यू हो जाएगा, मॉन्टेग्यू हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा सिफारिश पारित किया गया था। कौन? मॉन्टेग्यू, एडविन मॉन्टेग्यू हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी के जो है कि कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया जिसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए चारों तरफ रेंगना पड़ता था, है ना? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया जिसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए चारों तरफ रेंगना पड़ता था? जनरल डायर, हेस्टिंग, कर्जन, इरविन। कौन हो जाएगा? इरविन हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। कौन हो जाएगा? इरविन हो जाएगा। कह रहा है कि किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी न होता यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? कौन हो जाएगा? विलिंगटन ने। किसने? विलिंगटन ने कहा था। विलिंगटन इसने ही कहा था यह नंगा फकीर है, अधनंगा फकीर, है ना? किस वायसराय ने कहा कि गांधी न होता तो दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? लॉर्ड विलिंगटन ने कहा। निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने वर्ष 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने के आदेश दिया था? कौन हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो, है ना? से भारत के किस वायसराय ने वर्ष 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया, है ना, और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया? तो हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। किसने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन को घोषणा की, है ना? किसने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश शासन साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लुई माउंटबेटन या लॉर्ड कर्जन? कौन हो जाएंगे? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन हो जाएगा, है ना? माउंटबेटन ही आ रहा है। द्विविभाजन का घोषणा कौन किया था? माउंटबेटन किया था। सही बात है। 1847 करा। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में पारित होने के दौरान ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो हमारा हो जाएंगे बेंजामिन डिज़रायली हो जाएंगे बेंजामिन। रॉयल टाइट जो 1876 में पारित हुआ था उसके दौरान जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे हो जाएंगे बेंजामिन डिज़रायली हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? ब्रिटिश इंडिया एक्ट। एक मिनट। किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल बोलेगा तो कब हो जाएगा? 18 निम्नलिखित में से
किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लिया गया था? वो हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा, है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना देता है, बाद में भारत के वास्ते 1858 में बन जाता है। निम्न गवर्नर जनरल में से विचार करते हुए सही कूट को चुनकर कालानुक्रम व्यवस्थित कर देना है। चलो जी, तो यहाँ पे हमको हो जाएगा कौन सा सबसे अच्छा कैसे पूछ रहा है? लिटन, लॉरेंस, कर्जन, डफरिन करते हुए सही चुन कालानुक्रम, काल के अनुसार कौन पहले कौन बाद में, है ना। सबसे बाद में कौन, सबसे पहले कौन, राइट। तो सबसे अगर हम पहले शुरू करें तो कौन हो जाएगा? लॉरेंस सबसे लास्ट में आया था। उससे पहले आया था कौन? उसके पहले लिटन आया था। उसके पहले हमारा हो जाएगा कौन? डफरिन। और उसके पहले हो जाएगा कर्जन, यानी कि हो सकता है 3-1-4-2, 3-1-4-2 हो जाएगा आंसर, यानी कि कौन सा? सी हो जाएगा, 61 का सी आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन के प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठन का निर्णय लिया। ये कौन सा कथन सही है? कर्जन करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। कौन हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा। 63 नंबर। निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। चलो, रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास आया था। हाँ, उसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव है जो आया था, है ना। 18 साल की उसमें उम्र था उसको, 1743। उसमें जब भारत आया तो वह यहाँ का सेना का प्रमुख बन के आया था। वो सेना प्रमुख क्या बोलते भाई? जो ही बोलते हैं, मतलब वो हेड बन के आया था सेना का, है ना। तो उसके नेतृत्व में सेना काम करती थी। और इसके बाद जो है कि वो उसको, और बक्सर युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको भारतीय राज्य को रेसिडेंस को नियुक्ति कर दिया था। बात सही है, यानी ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। कर आगे कि लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन से कथन सही है? लॉर्ड कर्जन के टाइम का बात कर रहे हैं, कौन सही हो जाएगा? अंग्रेज साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित किया, सही है। कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा करता है, ये भी सही है ना। लॉर्ड कर्जन में जो दोनों बात सही हो गए यहाँ पे कि अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान के स्थापित कर सकते हो, इसको बोला जाता है। और कलकत्ता नियम का भी लाया था ये, यानी 1 और 2 दोनों, यानी कि आंसर हो जाएगा। आगे है सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 करा द कलकत्ता मदरसा। अभी हमने पीछे पढ़ा था, इसी चैप्टर में एक सवाल था इसके रिलेटेड कि मदरसा स्कूल का कुछ ने लाया था, है ना, द कलकत्ता मदरसा। विलियम जोन्स, हेस्टिंग, जोनास डक्कन। कौन हो जाएगा भाई इसका? तो इस हो जाएगा तुम्हारा पहला का पहला, है ना, वारेन हेस्टिंग्स सही है। दूसरा का दूसरा ही होगा, और तीसरा का तीसरा, यानी कि सभी सही, यानी कि कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। एक बार हम रिपीट भी कर लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। द कलकत्ता मदरसा किसने लाया? वारेन हेस्टिंग्स। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स ने। देखो ऐसे तो उस समय वारेन हेस्टिंग भी था, बट वो अपने ऊपर नहीं लिया था उस चीज़ का, है ना। वो अपने ऊपर जो है कि उस बात को नहीं एक्सेप्ट किया था, वो बोला कि आप ही रखिए, इसका श्रेय आप ही रखिए, है ना। पनास संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन BHU का जो हो जाएगा कौन? जोनाथन डंकन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर पे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री राजगोपालाचारी, हाँ, श्री राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, सही बात है। वह पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति में नहीं, गलत हो जाएगा। पद्मश्री नहीं, पद्म विभूषण मिला था उनको। वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, सही है। वह भारत के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे, हाँ, यानी कि 66 का जो बी है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 67 में। वर्ष 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? वर्ष 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के प्रयास के लिए किसे भेजा गया था? गांधी जी और कांग्रेस के कौन थे जो समझौता के लिए भेजे थे? किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, है ना। कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स था। 1942 में कौन सा आता? क्रिप्स मिशन आता, क्रिप्स मिशन, है ना। तो किसको भेजा था? स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा था विंस्टन चर्चिल, जो उसमें क्या था, प्रधानमंत्री हुआ करता था ब्रिटेन के। उन्होंने उसके द्वारा जो है गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा था, स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश अधिकारी के गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो कौन था? आर डायर था, आर डायर, है ना। यानी कि ये तो भूलने वाली है नहीं भाई, जल्दी हर बच्चा को एक चीज़ पता है। तो कौन हो जाएगा? आर डायर, है ना, रेजिनाल्ड डायर हो जाएगा। आगे है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? बंगाली लोग अंग्रेजी पोशाक और भोजन का विरोध कर रहे थे? नहीं। आगे बढ़ते हैं। सभी स्वतंत्रता सेनानी बंगाल से थे? ये भी सही नहीं है भाई, क्योंकि हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे थे जो बिहार से थे, दिल्ली से थे, पंजाब से थे, है ना। तो ये तो सही नहीं हो सकता। अंग्रेज की फूट डालो और राज करो की नीति थी, हाँ ये सही था। अंग्रेजों क्या था? फूट डालो और राज की नीति हो जाए अपनाई थी, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असैनिक प्रशासन वर्ष 1905 के संदर्भ में कौन से कथन सही है? असैनिक प्रशासन वर्ष 1905, असैनिक प्रशासन वर्ष 1905 के संदर्भ में कौन से कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। असैनिक प्रशासन वर्ष 1905 कौन सा सही है? क्या है? असैनिक प्रशासन वर्ष 1905 में कौन से? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है कि प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, सही है ना। लॉर्ड कर्जन जो था प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठित करने के लिए निर्णय लिया था। दूसरा था पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बसाया था। पूर्वी बंगाल और असम नामक जो है एक नया प्रांत बसाया था, ये भी सही हो जाएगा। यानी एक और बी दोनों हो जाएगा। कह रहा आगे कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किसने और किस वर्ष की? प्रथम भारतीय शिक्षा, है ना, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किसने और किस वर्ष की? लॉर्ड लिटन ने 1880 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में, लॉर्ड विलियम बैडरबर्न ने 1885 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में। कौन हो जाएगा भाई? प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कौन किया और कब किया? तो भाई देखो, ये जो हो जाएगा हमारा रिपन हो जाएगा, नहीं रिपन, लॉर्ड रिपन
1882। रिपन का कार्यकाल क्या था? 1882 है ना। नियमित ढंग से जनगणना कराने का श्रेय भी रिपन को ही जाता है, तो लॉर्ड रिपन 1882 हो जाएगा। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में युग्मों पर विचार करना है। किसके लिए बोल रहा है? शैक्षणिक संस्था के लिए। बनारस संस्कृत कॉलेज किसने भाई? आर्थर वेलेजली, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स? नहीं, कौन हो जाएगा पहला का? हाँ जी, देखो मदरसा का तो हो गया तुम्हारा हेस्टिंग्स, ठीक है, ओके। फोर्ट विलियम का विलियम जोन्स हो जाएगा, है ना। और बनारस का कौन हो जाएगा? आर्थर वेलेजली हो जाएगा, आर्थर वेलेजली। यानी कि पहला का 3 हो जाएगा। और सॉरी मिस्टेक हो गया, तो पहला कोलकाता ये हो जाएगा तुम्हारा सही। बनारस संस्कृत का तरका भी, यानी कि सिर्फ एक है, ये भी गलत और ये भी गलत, यानी कि बी हो जाएगा। नहीं, 72 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सही है। कह रहा है कि किसके नेतृत्व में स्वरोजगार की एक नई नीति शुरू की गई थी। इस नीति में कंपनी ने दावा किया कि उसकी सत्ता जो है सर्वोपरि, है ना, सत्ता जो है सर्वोपरि या सर्वोच्च है, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। सवाल रिपीटेड है ना। तो कौन सा हो जाएगा भाई? लॉर्ड हेस्टिंग ने। किसने? हेस्टिंग ने बोला था ये चीज़। उसके नेतृत्व में जो है सर्वोच्च रहेगा। कौन सा? ब्रिटेन क्राउन सर्वोच्च रहेगा, ठीक है। 1851 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था, है ना। कौन हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा अवध के बारे में बोला था 1851 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने जो है किस राज्य के बारे में वर्णन किया कि एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, था अवध। कौन था? अवध के बारे में बोला था। कौन बोला था? लॉर्ड डलहौजी। समय था 1853। बताना तो डलहौजी काम क्या था? रेलवे लाइन बिछाना, इसका काम है डलहौजी का। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है? लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? कौन सी कथन हो जाएगी? हो जाएगा कंपनी, है ना। कंपनी के लिए नियत आय और प्रबंधन करना, कंपनी के लिए नियत आय और प्रबंधन करना, है ना, क्योंकि तो बाकी सब हो जाएगा।